नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद ने वार्ड नंबर 23 में फ्लड लाइट का किया उद्घाटन। वन प्रबंधन के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और संघर्ष कौशल पर कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। और 9 दिसंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। खेल, संस्कृति और सामुदायिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय कदम में सांसद कुलदीप राय शर्मा ने एमपी लैड्स फंड के तहत बर्डलाइन प्लेग्राउंड प्रात्रापुर वार्ड नंबर 23 में स्थापित एलईडी फ्लड लाइट्स का उद्घाटन किया। क्षेत्र के युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों जैसे खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल करने और क्षेत्र में खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सांसद ने एलईडी फ्लड लाइट्स की स्थापना के लिए काम को मंजूरी दी थी। उद्घाटन के दौरान उन्होंने क्षेत्र के लोगों, विशेषकर युवाओं और बच्चों से इस सुविधा का अधिकतम उपयोग करने का आग्रह किया। बच्चों सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के निवासी उद्घाटन समारोह के उपस्थित रहे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और एक क्रिकेट मैच भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद की अध्यक्षा एस सेल्वी, मुख्य अभियंता तेज बहादुर और वार्ड नंबर 23 की पार्षद डी राधिका भी उपस्थित रही। दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने दक्षिण अंडमान जिला परिषद के उपाध्यक्ष एस भूमिनाथन के साथ कल नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की और विकास से संबंधित मुद्दों का एक ज्ञापन सौंपा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अंडमान निकोबार क्षेत्रीय केंद्र द्वारा भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए वन प्रबंधन के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और संघर्ष कौशल पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आज उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे, जबकि प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर टी.एस. अशोक कुमार और अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कमल दत्ता सम्माननीय अतिथि थे। इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 22 वरिष्ठ स्तर के भारतीय वन अधिकारी भाग ले रहे हैं। इस बीच मुख्य अतिथि तथा अन्य अतिथियों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर शिवा पेरुमान ने उपस्थिति का स्वागत किया। It is give me an immense pleasure to welcome you all this morning for the 3-day training workshop on natural resource management and conflict resolution skills for forest management. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने द्वीप समूह की भौगोलिक परिस्थितियों, जीवाश्मों तथा वन्य प्राणियों की विभिन्न प्रजातियों पर जानकारी दी। To be very brief, till from 2000 year 2000 till 2023, around 22 people have been killed by the crocodiles here. So roughly it is 1 per year, and because of this high level of danger from the crocodile and the conflict situation, the Wildlife Institute of India was actually tasked by the island administration to develop an SOP, Standard Operating Procedure, and that Standard Operating Procedure was formulated and implemented in 2019. The administration has also taken various steps to again minimize these conflicts. We have requested the central government to downgrade the crocodile from the Schedule 1 to Schedule 3 of the Wildlife Protection Act, and at very highest level this matter has been taken up. Another initiative that has been taken by the administration is to increase the compensation for crocodile death cases. The compensation has just been doubled from 5 lakh as was done earlier. It is now 10 lakh. We have received the approval of the Honorable Lieutenant Governor, and the notification is being issued shortly. Another, we have also operated as per the SOP, the quick response teams and the joint patrolling teams in the islands. There are 36 joint patrolling teams operating in these areas,
And these patrolling teams, they always patrol every day and night in the vulnerable areas of these islands, especially in the crocodile exclusion zone. These are the habitated areas. And due to their efforts only, mainly crocodiles have been sighted and removed from those areas. And they have played a stellar role in minimizing and mitigating this conflict. प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने कहा कि संघर्ष हर क्षेत्र में मौजूद है। ऐसे में उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से अपने कौशल को बढ़ाने का आग्रह किया। There are a lot of routine skills in management for dealing with conflicts like avoidance, arbitration, negotiation, coercion, adjudication. So many things are there, and you are going to, maybe different speakers are going to, resource persons are going to tell you about all these management measures. But as a senior officers and as a part of administration, and more than that, as a part of human beings, we have to go to the fundamental root causes of this problem, because conflicts are there in everywhere, not only in natural resource management, but different aspects of our social life, economic life, political life, and everywhere. And that is going to the extent of violence. But there is a limitation to natural factors also, to what extent they can give you output. इस अवसर पर प्रभारी अधिकारी डॉक्टर शिवा पेरुमान ने मुख्य अतिथि तथा अन्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने प्राकृतिक तत्वों के संरक्षण पर बल दिया। तत्पिता द्यौ. So it gives a concept of mother and father. So it says that mother is earth, Dyo, Dyaus, if you read Rig Veda, Dyaus is the god of gods. So the father is Dyo and mother is, and then it goes on to say the Shanti element of that. Dyo Shanti, Antariksh Shanti, Prithvi Shanti, Apah Shanti, Apah Vanaspataya Shanti, Osadhaya Shanti, Vishve Deva Shanti, Brahma Shanti, Sarvagum Shanti, Shanti Reva Shanti, Sama Shanti Reti, Yato Yatah Samihase, Tatono Abhayam Kuru, Sanna Kuru Prajabhyo, Abhayamna Pashubhya. So it says that all inanimate objects should firstly be propitiated. So it starts with Dyo and Apas, Jal. It also assumes that these elements are to be propitiated. And the environmental philosophy actually moved towards this paradigm, that all these elements are equally important and you must shift your focus towards this element if you have to take care of yourself and to animals. Because the entire vegetation, the cultivation is destroyed by long-tailed macaw in no time. They have no solution. And frankly speaking, I do not have any solution. So there lies the expertise, there lies the challenge before you all, that how can we find a solution where human is totally overwhelmed, totally at loss, what to do. Catching crocodile and taking it to another place probably is no solution, as I was told. If you simply impound it and declare a certain zone as no crocodile zone, well, you can understand that, but that blasted creature would not understand that it's no access zone for me. He'll definitely come there. So while assigning values to all these things, we also have to find solution for the human distress and human misery, and how we can evolve, innovate solution which is suitable to all the elements at the same time. And I'm quite sure the seasoned foresters, seasoned officers like you will definitely come to some solution, at least start thinking about this, which would be a great step forward. अंडमान निकोबार प्रशासन ने नई दिल्ली के कर्मचारी चयन आयोग और पोर्ट ब्लेयर के NIC की सहायता से अंडमान निकोबार प्रशासन के विभिन्न विभागों के तहत विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने के लिए 23 जुलाई को सामान्य संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई।
नोडल विभाग ने 10 नवंबर तक उम्मीदवारों के लिए विभिन्न स्थानों पर ट्रेड, कौशल, शारीरिक सहनशक्ति परीक्षा आयोजित कर रही है। अब संबंधित और नोडल विभाग के ट्रेड, कौशल, शारीरिक सहनशक्ति परीक्षा के योग्य उम्मीदवारों की सूची प्राप्त होने पर विभिन्न पदों के लिए श्रेणीवार शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों से पोर्ट ब्लेयर के टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में 11 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे से दस्तावेजों और प्रशंसा पत्रों के सत्यापन में भाग लेने का अनुरोध किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जिला विधि सेवा प्राधिकरण 9 दिसंबर को पोर्ट ब्लेयर के जिला न्यायालय परिसर और मायाबंदर के उपमंडलीय न्यायालय परिसर और डिगलीपुर के सर्किट कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करेगा। विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की समझौता योग्य प्रकृति के अलावा प्री लिटिगेशन चरण के विवादों को भी पक्षों के बीच सहमति के निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में विचार किया जाएगा। अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन प्रतिभागियों को अग्नि दुर्घटना के दौरान प्राथमिक उपचार और एलपीजी गैस पर कक्षा का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में फायर ब्रिगेड के इंस्पेक्टर एडविन फर्नांडिस ने एलपीजी गैस सुरक्षा तथा फायर ब्रिगेड के इंस्पेक्टर आर.के. सिंह ने प्राथमिक चिकित्सा प्रतिक्रिया के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी। इस दौरान इन अधिकारियों ने प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान भी किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 30 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। आम जनता के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने और विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने का आह्वान करती यात्रा आज सवेरे उत्तरी अंडमान से सीतानगर ग्राम पंचायत पहुंची। ग्राम प्रधान बिप्लब मंडल और पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधियों के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने वाहन का स्वागत किया। पंचायत भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी राजेंद्र पाल ने लोगों को पंच प्राण की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में राजकीय मॉडल स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति गीत पेश किया। इस बीच किसान सम्मान निधि योजना पर आधारित नाटक का मंचन भी हुआ। सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पाए कुछ गांव के लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपने संस्मरण साझा किए। कार्यक्रम के दौरान लोगों को भूमि स्वास्थ्य कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, स्वामित्व योजना के तहत डिजिटल पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज और दुलारी योजना के लाभार्थियों को दस्तावेज सौंपे गए। अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए गांव के लोगों को सम्मानित किया गया। 4 और 5 दिसंबर को अंडमान निकोबार पुलिस ने साइबर जागरूकता जांच और अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा हाइब्रिड मोड में उपयोग किए जा रहे विभिन्न पोर्टलों पर एक इन हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न थाना एवं इकाई में पदस्थापित सहायक उप निरीक्षकों ने भाग लिया। सत्र में ऑनलाइन गोपनीयता, पासवर्ड सुरक्षा, ईमेल धोखाधड़ी, नकली डेटिंग ऐप्स, नकली ऋण ऐप्स जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में वित्तीय धोखाधड़ी और सोशल मीडिया शिकायतों से संबंधित जांच तकनीकें भी शामिल थी। आम जनता को सलाह दी गई है कि वे खुद को सुरक्षित रखें और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार और साइबर सुरक्षा युक्तियों पर नियमित सलाह के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अंडमान और निकोबार पुलिस का अनुसरण करें। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत विम्बरलीगंज शैक्षिक अंचल के आंचलिक स्तरीय विज्ञान, कला और शिल्प प्रदर्शनी कल कन्यापुरम के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में आयोजित की गई। विम्बरलीगंज शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न स्कूलों में विज्ञान, गणित, कला और शिल्प सहित विभिन्न विषयों पर अपनी परियोजनाओं और मॉडलों का प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनी में भाग लिया। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि शिक्षा निदेशालय के कार्यालय प्रमुख एवं दक्षिण अंडमान के उप शिक्षा अधिकारी ज्ञानशील दुबे ने किया। उन्होंने छात्रों को सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने और नए विचारों और सोच के साथ आने के लिए प्रोत्साहित किया। विम्बरलीगंज शैक्षिक अंचल की उप शिक्षा अधिकारी संगीता चंद ने शिक्षकों से बच्चों के भीतर रचनात्मकता के बीज बोने का आग्रह किया।
इससे पहले बम्बूफ्लैट स्कूल की प्रधानाचार्य शोभा रॉय ने उपस्थिति का स्वागत किया। विम्बलीगंज अंचल के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। विजेताओं को पुरस्कार और प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 6वीं से 11वीं कक्षा के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। द्वीप समूह के विभिन्न स्कूलों के कुल 124 छात्रों को 10 दिसंबर को पोर्ट ब्लेयर के गुरुद्वारा लेन स्थित खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय शिविर के लिए चुना गया है। कहा गया है कि राज्य स्तरीय शिविर में प्रत्येक कक्षा से 3-3 विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं के रूप में चुना जाएगा, जिन्हें प्रमाण पत्र के साथ 5,000 रुपये, 3,000 रुपये एवं 2,000 रुपये के नकद पुरस्कार और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक कक्षा से पहला और दूसरा स्थान हासिल करने वाले छात्र राष्ट्रीय स्तर के शिविर में भाग लेने और 18 और 19 मई 2024 के दौरान आयोजित होने वाले पूरे भारत के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य होंगे। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स पे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद ने वार्ड नंबर 23 में फ्लड लाइट का किया उद्घाटन। वन प्रबंधन के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और संघर्ष कौशल का कार्यशाला हुआ शुभारंभ। और 9 दिसंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।